तो मेरा नमस्कार। मैं कुमार गौरव आप लोगों को ये समक्ष जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। यह मेरा सामान्य अध्ययन से रिलेटेड पहला वीडियो है। इसमें हम लोग सबसे पहले आज जो पहला क्लास है इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन का क्या सिलेबस है, इसकी क्या प्रकृति है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़। सामान्य अध्ययन में मुख्यतः जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और समसामयिकी। इतना खंड है, इतने सब्जेक्ट्स हैं जिनको किसी भी विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि इन सारे सब्जेक्ट्स पर आपकी पकड़ हो। अब हम लोग एक एक करके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको देखेंगे। उनमें जो पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, जहाँ जहाँ से आते हैं, हम लोग इसको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका इतिहास है और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं वह इतिहास से ही पूछे जाते हैं। इतिहास का मुख्यतः दो भाग है, एक विश्व का इतिहास और एक भारत का इतिहास। आम प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे बीएसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवेज का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें इतिहास से जो प्री में खास करके वनडे में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो भारत के इतिहास से आते हैं। अर्थात हमारे भारत का इतिहास क्या रहा है, इन प्रश्नों का इसमें अधिक से अधिक समावेश होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि भारत के इतिहास को पूरी तरीके से आत्मसात करके चलें। जहाँ तक विश्व इतिहास की बात है तो इसमें पुनर्जागरण के बाद की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को फोकस किया जाता है एग्जाम्स में और उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसका सिलेबस काफ़ी लार्ज है, लेकिन हम लोग जब एक तरीका से करते हैं तो वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है, ईजी हो जाता है और उसके लिए कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। अभी हम लोग भारत का इतिहास और भारत का इतिहास पर ही फोकस करेंगे कि भारत का इतिहास में क्या सिलेबस। भारत का इतिहास भी तीन भाग में बढ़ता है सुविधा के दृष्टिकोण से, अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से। भारत का इतिहास में एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, अर्थात प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इन तीनों समयों के भारत को हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को देखना है कि इन तमाम समयों में क्या क्या है, भारत में क्या क्या घटित हुआ। जो मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक्स होंगे उसको हम लोग देखेंगे। इतिहास में खास करके प्राचीन भारत पर हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के इतिहास में जो सर्वाधिक कठिन टॉपिक जिसको माना जाता है या कठिन जो पार्ट माना जाता है वह एंशिएंट इंडिया को ही माना जाता है। हम लोग देखेंगे आगे की वीडियोज़ में और उसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे। इसके बाद आपका एंशिएंट इंडिया, इसके बाद मेडाइवल इंडिया अर्थात मेडाइवल इंडिया हर्षवर्धन का जहाँ से समय खत्म होता है वहाँ से मेडाइवल इंडिया शुरू हो जाता है। मेडाइवल इंडिया का भी दो पार्ट होता है, एक अर्ली मेडाइवल और एक लेटर, यानी कि एक पूर्व मध्य और एक उत्तर मध्य है। हम लोग जब इतिहास में वहाँ पर मध्यकालीन भारत में जाएंगे तब देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। अभी हम लोगों का इरादा सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम लोग सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ लें कि क्या है। प्राचीन भारत में आपको प्राग इतिहास से लेके यानी कि पाषाण काल से लेकर और हर्षवर्धन के समय तक को जो हम लोग पढ़ेंगे वह प्राचीन भारत के तहत उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। हर्षवर्धन के बाद और 1757 ईस्वी तक का इतिहास जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम मोटा मोटी मध्यकालीन भारत में लेकर के चलेंगे और वहाँ से 1757 ईस्वी के बाद की जो घटनाएं हैं 1947 तक या 1964 तक या टिल नाउ अभी तक भी आप कह सकते हैं, हम लोग जहाँ पढ़ेंगे वो आधुनिक भारत और समसामयिक भारत में पढ़ेंगे। हम लोग जब वहाँ जाएंगे तो उस चीज़ को हम लोग चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारत में भी खास करके जो हम लोगों का परिवेश है वहाँ पर में मध्यकालीन भारत को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है।
नाम में जटिलता, उस समय की संस्कृति या बाहर से आने वाले लोग, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और उसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका मध्यकालीन भारत। इसके बाद आधुनिक भारत। जब आप आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे तो आपको इतिहास काफ़ी ईजी लगने लगेगा, क्योंकि आपने एंशिएंट इंडिया और मेडाइवल इंडिया दोनों को कंप्लीट कर लिया होगा। आधुनिक भारत में हम लोग अधिकतर चीज़ नाम सुने हुए रहते हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चौरी चौरा, जालियांवाला बाग, या भारत की आज़ादी, भारत का बंटवारा, नेहरू का दर्शन। तो इन सारी चीज़ों को चूँकि हम लोग सुन रखे होते हैं तो वहाँ पर में आकर के एक मज़ा सा आने लगता है कि नहीं, ज़्यादा अच्छा। खैर, हम लोगों को पढ़ना है और ये दिमाग से निकाल देना है कि इतिहास में कहीं कुछ मनोरंजक होगा या कुछ ऐसा होगा। हम लोगों को फैक्ट्स देखना है, क्योंकि हम लोग अभी वनडे के लिए तैयारी कर रहे हैं और वनडे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को कवर करेंगे। अगर हम फैक्ट्स कवर नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में हम क्वेश्चंस अधिक से अधिक सही नहीं कर पाएंगे, और जब हम क्वेश्चंस अधिक से अधिक सही नहीं कर पाएंगे इसका मतलब है कि हम लूज करेंगे, जो कि हम लोगों को करना नहीं है। इसके बाद इतिहास के बाद आपका भूगोल। ये भी इतिहास के बाद सर्वाधिक, वैसे कोई निश्चित नहीं है कि किसका ज़्यादा रहेगा रेशियो में, कौन सा ज़्यादा होगा, इतिहास का ज़्यादा होगा, भूगोल ज़्यादा होगा, पोलाइटी ज़्यादा होगा, लेकिन यह मान करके चला जाता है कि इतिहास के बाद जो सबसे बड़ा किला है वह भूगोल का है। भूगोल में भी आपका दो, एक विश्व का भूगोल, एक भारत का भूगोल। हम लोगों को भारत के भूगोल पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है वनडे के लिए। मैं अभी सिर्फ वनडे की बात कर रहा हूँ। वनडे एग्ज़ाम में भारत का भूगोल और इसी से संबंधित क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पूछे जाएंगे। भूगोल में प्राकृतिक भूगोल, मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल। आपको इन तीन चीज़ों को पूरा का पूरा कंप्लीट करके चलना पड़ेगा। भारत का भूगोल, और भारत का भूगोल में प्राकृतिक भूगोल जैसे पहाड़ है, पठार है, झरना है, नदी है, तालाब है, झील है, या और भी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जिसका निर्माण किसी मानव ने नहीं किया, स्वयं प्रकृति ने उसका निर्माण क्रमबद्ध तरीके से किया है। हम लोग प्राकृतिक भूगोल के तहत उसको पढ़ेंगे। और आपको फिर बता दें कि जहाँ से शुरुआत होता है वही पार्ट सबसे ज़्यादा कठिन होता है। प्राकृतिक भूगोल, भारत का जो प्राकृतिक भूगोल है उसको समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, कॉन्सेप्चुअली है, और हम लोग उसको लेकर के चलेंगे। ब्रह्मांड है, या ब्रह्मांड में हमारा जो सौरमंडल है क्या है नहीं है, हम लोग इस चीज़ को पूरा क्लियर करेंगे। जब हम लोग भूगोल में आएंगे तो हमारी कोशिश रहेगी हम आपको बेहतर तरीके से उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करें, उस चीज़ को बताएं। सोलर सिस्टम, इन सारी चीज़ों को हम लोग डीपली देखेंगे। जब हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो इसको बेहतर तरीके से जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसके बाद आपका आर्थिक भूगोल यानी कि आर्थिक क्रियाकलाप में हमारे जो संसाधन हैं, जो महत्वपूर्ण संसाधन हैं, चाहे प्राकृतिक है, मानव निर्मित संसाधन है, हमारे जो हमारे उद्योग धंधे हैं, चाहे वो सूती वस्त्र उद्योग हो, इस्पात संयंत्र उद्योग हो, या इस तरीके से और जितने भी उद्योग हैं, धंधे हैं, कहाँ कहाँ अवस्थित हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, उनका निर्यात में क्या हिस्सेदारी है, या भारत की इकोनॉमी में वो अपना क्या रोल अदा करते हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे आर्थिक भूगोल के तहत। मानव भूगोल यानी मानव भूगोल, मानव का प्रारूप, मानव के जितने भी टाइप्स हैं उसको देखना, जैसे आप जिन्हें आप आदिवासी कहते हैं उनको समझना, और इन सारे चीज़ों का जो मानव का की जनसंख्या है, खास करके भारत के संदर्भ में उनका लिटरेसी है, या जो भी चीज़ है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करते हैं। इसको हम लोग मानव भूगोल के तहत लेकर के चलते हैं। फिर विश्व का भूगोल है। विश्व का भूगोल में भी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, विश्व का इतिहास में जिस तरीके का कंडीशन है वही यहाँ पर में कंडीशन अप्लाई होता है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं विश्व के इतिहास के संदर्भ में, हम लोग उसी को वहाँ पर में देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। इसके बाद आपका तीसरा और महत्वपूर्ण वो है राज व्यवस्था, पॉलिटी। यहाँ पर में पॉलिटी से मतलब बिल्कुल जिसको हम लोग राजनीतिक शास्त्र कहते हैं वह नहीं है, एक जिसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर में राज व्यवस्था, पॉलिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखे यही होता है। वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी जोड़ा जाता है, लेकिन वो सब कमीशन के लिए चलता है। आपका जो वनडे का
जितना भी एग्ज़ाम आप देंगे वहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से पूछे जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गुड गवर्नेंस आजकल जुड़ गया है, गुड गवर्नेंस सुशासन जिसको हम लोग कहते हैं, और इस चीज़ को हम लोग यानी कि खास करके भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास, जब से इसका विकास हुआ, जब अंग्रेज आए तो उनको यहाँ अपना रूल स्थापित करने के लिए ढेर सारे कानूनों की आवश्यकता पड़ी, और इसी क्रम में उन्होंने पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया था, 1784 में आया, 1813 में आया, 1833 में आया, 1853 में आया, 1861 में आया, 1892 में आया, 1909 में आया, 1919 में आया, 1947 में आया, या और भी छूटे हैं। इसमें जितना भी आया है आपको उसको देखना पड़ेगा। और फिर जो हमारा भारतीय संविधान सभा यानी कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन के बाद संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान सभा के निर्माण के बाद जो हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को फाइनली लागू किया गया। उस संविधान में जो बातें हैं प्रिएम्बल से लेके यानी कि प्रस्तावना से लेकर और जो उसका अंतिम चैप्टर है, अंतिम भाग है, वहाँ तक जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। आई होप इसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा और सबसे ज़्यादा ये स्कोरिंग भी होता है। इसमें अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो इसमें गलत होने की संभावना नहीं के बराबर होती। तो हम लोग जब राज्य व्यवस्था का आएगा हम लोग सेपरेट उसके लिए जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो उसके बाद हम लोग उस पर करेंगे। राज्य व्यवस्था के बाद अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जिसको अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अर्थशास्त्र कहा जाता है कि अगर कोई कंट्री है, कोई कंट्री कितना संपन्न है या कितना विपन्न है, वह उसके आज जो उसकी जो जानकारी मिलती है अर्थव्यवस्था से ही मिलती है। आज अमेरिका सबसे महाशक्तिशाली देश है, तो क्यों है? हम लोग जानते हैं कि उसकी इकोनॉमी अभी वर्ल्ड में सबसे बड़ी है। चाइना अभी हाल फिलहाल में बहुत उभर करके आ रहा है, क्यों? तो उसकी इकोनॉमी बेहतर है। हमारा इंडिया भी हाल फिलहाल में काफ़ी समृद्ध हो रहा है और आजकल इसके चर्चे हो रहे हैं, तो इकोनॉमी की बदौलत हो रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स के जो मूलभूत सिद्धांत हैं जिस पर इकोनॉमिक्स चलता है हम लोग उसको देखेंगे, उसको जानेंगे, उसको समझेंगे। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी बातें, जैसे आप जो इसको आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया आर्थिक भूगोल में पढ़ेंगे, वो आपको यहाँ काम आएगा। इसके बाद बहुत सारी बातें हैं जो जीडीपी होगा या और भी जितना भी चीज़ होगा हम लोग उसको देखेंगे, उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा इरादा यानी कि हमारी टीम का इरादा अभी सिर्फ और सिर्फ आपको जीएस का इंट्रोडक्शन देना है और वही काम मैं कर रहा हूँ। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, एक विज्ञान है एक प्रौद्योगिकी। एक विज्ञान के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपने क्लास 10 तक में अध्ययन किया है, और उस क्वेश्चन से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, और अगर नहीं होंगे तो हम लोग उसको भी करेंगे, उसको बेहतर तरीके से समझेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीक के साथ जो प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ है, आज जो हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज से 5 साल 6 साल पहले इंडिया में संभव नहीं था, लेकिन आज संभव है। तो ये प्रौद्योगिकी की बदौलत हुआ है, ये तकनीक की बदौलत हुआ है, और इसके जितने भी पहलू हैं वो प्रौद्योगिकी में आएंगे और इसको हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तहत पढ़ेंगे। इसके बाद जो अभी के हिसाब से अभी का जो ट्रेंड चल रहा है किसी भी एग्जाम में, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, शायद हम कहें तो इतिहास से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आज समसामयिकी हो बना हुआ है। अभी के ट्रेंड लेके जा रहे हैं, 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन के आसपास समसामयिकी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निसंदेह यह हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है और हम लोग इसको बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे। समसामयिकी को हम लोग अंग्रेजी में करेंट कहते हैं, करेंट अफेयर्स। करेंट से मतलब आप लोग जानते हैं जो ताज़ा हो, जो नवीन, अमूमन 1 साल 1.5 साल 2 साल। अभी तो बहुत सारे एग्जाम्स में खास करके बैंकिंग में 6 महीने का क्वेश्चन रखा जाता है, पीछे का क्वेश्चन रखा जाता है। तो हम लोग जब एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे तब हमारा क्वेश्चन कहीं से भी गलत होने की संभावना नहीं बनेगी। हम लोग 1 साल का पूरा अध्ययन करेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे, एक एक चीज़ पे करेंगे। जैसे अभी आपके जितने भी राज्य हैं, जो अभी पहले 29 था अब 28 हो गया, जब से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में ला दिया गया है तब से, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या
बढ़ गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में डाला गया है। तो ये सारी बातें हैं जिस पर हम लोगों को ध्यान देना होगा, और इसके लिए आज से मेरा सलाह है केवल कि आप लोग अखबार को देखें, नियमित रूप से अखबार को देखें। अखबार में जो महत्वपूर्ण बातें आती हैं उसको देखें। अभी कोरोना सबसे बड़ा एक न्यूज़ बना हुआ है। विगत 1 महीना में हिंदुस्तान का कोई भी अखबार ऐसा नहीं जिसका हेडलाइन कोरोना नहीं बना हो। तो कोरोना है, तो कोरोना के बारे में हम लोग सिंपली जानते हैं कोरोना है। हम लोग इसको कोविड-19 भी कहते हैं कभी, या SARS-2 भी कहते हैं, या जो भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है इसका सबसे पहले इसकी जो उत्पत्ति हुई चीन में हुई, कैसे हुई, तो इन सारी बातों को हम लोग डीपली जब पढ़ते रहेंगे। भारत में इसका पहला मरीज कब मिला, पॉजिटिव मरीज कब मिला, पहला मरीज मरा कब, इतना ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन एक सिंसियर स्टूडेंट होने के नाते यह ज़रूरी है कि हम लोग इनको अभी से क्लियर करके चलें, ताकि जब हम आपको समसामयिकी वाले खंड में, समसामयिकी एक बात अभी बता दें कि ये इसका अभी इतिहास हम लोग शुरू करेंगे तो इतिहास के वीडियोज़ डाले जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि इतिहास के ही डाले जाए, और भी डाले जाए, लेकिन ये जो समसामयिकी का खंड है, हम लोग इसको 1-2 दिन पर निरंतर हम कोशिश करेंगे कि 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके साथ पास ले करके आएँ। अंतिम में 4-5 क्वेश्चन आपको हम करवा दें, और फिर जिससे कि आपको लग जाएगा कि हमको यहाँ से पढ़ना है, हम किताब भी सजेस्ट कर देंगे आप लोगों को, और आप लोग उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आप लोग अपना समर्थन, अपना प्यार हमको दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करें।